बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, अब से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एन इंटरमीडिएट कोर्स इन थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। और ये कोर्स हम जो हमारी आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दो रिकमेंडेड बुक्स बता रहा हूँ। एक खालिद लतीफ़ मीर साहब की बुक है जो कि स्क्रीन पे शो भी हो रही है, और सेकेंडली शाम सीरीज़ की बुक है। मैं वो बुक आप लोगों को आज शाम तक इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर दूंगा। और इसके अलावा और भी रिकमेंडेड बुक्स हैं स्टूडेंट्स, तो हम अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग उन रिकमेंडेड बुक्स को देखते जाएंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। लेकिन मोस्टली जो मैं स्टडी करवाऊंगा वो दो बुक्स हैं, एक खालिद लतीफ़ मीर साहब की बुक और एक शाम सीरीज़ की बुक है, वो मैं आपको शाम को सेंड कर दूंगा। तो ये दो मेन बुक्स हैं जिससे हमने स्टडी करनी। चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन का है। अब इस जनरल इंट्रोडक्शन में ज़ाहिर बात है कि हमारा कोर्स मैकेनिक्स का है, तो पहले हम मैकेनिक्स को ही देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स यू नो वेरी वेल कि ये साइंस की एक ब्रांच है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जैसे आप 9th में या फिर आप फर्स्ट ईयर में देखते हो कि जब हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं साइंस से, बेसिक स्टार्ट करवाते हैं कि साइंस क्या होती है, तो हम बताते हैं कि बेटा दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ऑब्जर्वेशन, और सेकेंडली हम देखते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट, कि अगर सबसे पहले हम चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर डैट वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट थिंग्स। ठीक है, तो साइंस के बाद उसकी आगे हमने देखा, जब 9th क्लास में पढ़ते थे हम, तो उसमें मैनी ब्रांचेस हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये ब्रांचेस थी। तो अब हम जो मूव कर रहे हैं वो फिर हमने आगे देखा कि हम फिज़िक्स की तरफ गए। ठीक है, अब फिज़िक्स की आगे डिफरेंट ब्रांचेस थी, जिसमें जो है वो हीट है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स थी, ठीक है, मैकेनिक्स भी एक वहाँ पे ब्रांच थी, आपको शायद याद हो। उसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी ब्रांच थी एक, थर्मोडायनामिक्स ये भी ब्रांच, तो डिफरेंट ब्रांचेस थी। तो अब फिज़िक्स की ब्रांच थी मैकेनिक्स। अब फिज़िक्स क्या होती है, ठीक है, तो अब इसी तरह उसी फिज़िक्स के आगे हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो बच्चों, मैकेनिक्स जो बेसिकली जहाँ पे भी मैकेनिक्स को स्टडी किया जाएगा, तो उसमें एक पॉइंट, मेजर पॉइंट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगा कि हम मोशन की बात करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी उसने यही हुआ है, मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मोशन। मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मोशन, कि ऐसी साइंस जिसमें मोशन को डिस्कस किया जाए, वो मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, इट स्टडीज it studies states of rest and motion and the laws governing rest, equilibrium and motion। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हमने वहाँ पे जब पढ़ा, जब फिजिक्स को पढ़ा, तो उसमें मैकेनिक्स को देखा। तो मैकेनिक्स में फिर आगे हम देख रहे हैं कि उसमें जब मोशन को डिस्कस किया तो उसके साथ उसके कंपैरेटिव वर्ड एक रेस्ट भी आता है, तो उसको भी देखते हैं। अब रेस्ट क्या होता है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट अगर कोई बॉडी स्टे किया हुआ है उसने, तो वो रेस्ट मोशन में होगी। और अगर किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट हम वो कहेंगे कि वो बॉडी मूव कर रही है, तो वो उसको हम मोशन बोलते हैं। जैसे आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो बाहर जो आदमी खड़े हैं, उनके रिस्पेक्ट
जो आप मोशन में हो, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठे हुए अदर पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट देखो तो आप लोग रेस्ट में हो। तो इस तरह ये रेस्ट और मोशन है। उसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम भी टर्म आपने पहले पढ़ी हुई है। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, जस्ट लाइक फर्ज करें कि मेरे पास ये से मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, से हमारे पास स्टूडेंट्स से हमारे पास यहाँ पे अच्छा हमारे पास कोई बॉडी है, तो स्टूडेंट्स उस बॉडी पे हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो अगर तो वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट से फोर्सेस लग रही हैं, उस रिस्पेक्ट वो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है। वो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है। तो इसी तरह से अगर हम उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी मूव कर जाती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम का मीन यही होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसी तरह इक्विलिब्रियम हो गया एंड मोशन। सिंस मटेरियल बॉडीज एग्जिस्ट in the form of solid, liquid and gases, so there are corresponding types of mechanics to deal with them। ठीक है, तो इस तरह हम मैकेनिक्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अ ब्रॉड डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स इज मेड थ्रू द टर्म्स क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों यहाँ पे मैकेनिक्स को दो ब्रॉड हम जो है वो डिवीजन उसकी करते हैं कि मैकेनिक्स की दो ब्रॉड टाइप्स हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और सेकेंडली क्वांटम मैकेनिक्स है। क्लास दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिक्स एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से इसको ज़रा आपने गौर से सुनना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसकी दो टाइप्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बच्चों हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, दैट इज दोज बॉडीज which we encounter in everyday life. Such bodies may be in the form of billiard balls, parts of machinery or astronomical bodies. स्टूडेंट्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरे नंबर पर मैं अगर आसान वर्ड्स में बोलूँ तो हमारी डेली लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर बाइक पे जो है वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। हम बाइक से जो है वो यूनिवर्सिटी आते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, या हम गाड़ी पे आते हैं या फिर हम पैदल वॉक करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। इसी तरह आप लोग बिलियर्ड बॉल है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिलियर्ड भी खेलते होंगे, तो वहाँ पे जो बॉल की मोशन होगी, या फुटबॉल आप खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें जो मोशन होगी बॉल की वो किस तरह की मोशन होगी, वो किस तरह मूव करेगी, वो सारा कुछ हम जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसको डील करते हैं। ठीक है, इसी तरह when we have to study the behavior of atomic and subatomic particles, molecules and groups of molecules, classical mechanics based on Newtonian laws fails and we have to rely on quantum mechanics। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने बातें की डेली लाइफ की बातें, तो वो हमने बात समझ ली कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको हम डील करेंगे। लेकिन
अब मैं एक और बात इन एडिशन बता दूं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो टोटली डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस क्या है, आपने वो भी पढ़े हुए हैं, बीएससी की मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं। तीन बेसिक लॉज हैं कि फर्स्ट लॉ के अगर बॉडी किसी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉज जैसा कि मैंने बताया आपको कि तीन तरह के बेसिक लॉज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहला लॉ आपने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, तो वो इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी उस वक्त तक अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये हमारे पास, या अगर हम कहते हैं कि अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो उस वक्त तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा न्यूटन का, F इज इक्वल टू एम ए। ये भी आपने स्टूडेंट्स न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इसी तरह से थर्ड लॉ जो पढ़ा था आपने कि वो ये था कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि अगर आप किसी भी दीवार पे फुटबॉल को फेंकते हैं तो वो दीवार इसी तरह जितनी फोर्स आपने दीवार पे लगाई थी फुटबॉल के साथ तो उतनी ही फोर्स में वापस आपको रिएक्शन देगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये तीन बेसिक लॉज थे। तो अब जो ये तीन बेसिक लॉज हैं बच्चों वो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो वो यूज होते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं उसमें आके वो फेल हो जाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं जो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जिसका मतलब जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है जो उसमें हम तकरीबन तकरीबन सारी जगहों पे जो है वो सारी बातें, एटम की मूवमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, ठीक है, उनकी बात होती है। तो उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को डील करेंगे, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स को डील करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे जाके फेल हो जाती है। ठीक है, its basic concepts, principles and laws are entirely different from those of classical mechanics। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। Next है students, mechanics being a physical and applied science is of the special interest to physicists and engineers. However, it is also studied by mathematicians, partly because being a dedicated science, it can be developed in an axiomatic manner, and partly because it is here that the strength and success of mathematical tools, mathematical models of natural process can be tested most directly। तो बच्चों बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी फिनोमिना को अगर हम प्रूव करते हैं तो पहले हम उसको थ्योरेटिकल देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम फिजिक्स में बात करते हैं, चीज़ों को थ्योरेटिकली देखते हैं, और उसके बाद हम उसी Some of topmost mathematicians of all times have made contributions to the development of science of mechanics. The list of their names includes Newton, Euler, Lagrange, Laplace, Jacobi, Poincare, Hamilton, and in modern times बर्कहॉफ एंड बनाच। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो इसमें काफ़ी वर्किंग की हुई है मैकेनिक्स में। हिस्ट्री के इतिहास से जो है वो इनका काफ़ी नाम है मैकेनिक्स के अंदर। The theoretical structure of mechanics, which is mathematically very sound, has served as an ideal paradigm for the development of later branches of
physics and applied mathematics such as fluid mechanics, solid mechanics, electromagnetic theory, relative theory, quantum mechanics and statistical mechanics. अब उसने बताया कि ये थ्योरेटिकल मैकेनिक्स है, उसमें जो डेवलपमेंट मैथमेटिकल जो है उसमें जो हुई है वर्किंग, उसमें ये हुआ है कि ये जितने भी मैं नाम लिए हैं सारे, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, ये सारी की सारी मैकेनिक्स की आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स विच इज मैथमेटिकली वेरी साउंड, मतलब सबसे पहले चीज को थ्योरेटिकली देखा गया, फिर उसके बाद उस पर मैथमेटिकली टूल्स अप्लाई किए गए उस थ्योरेटिकल चीज को प्रूव करने के लिए नमूने के तौर पर, ठीक है। तो देन वहां से आपके पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस निकली है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। अब जो अपकमिंग सेमेस्टर्स होंगे, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर, उसमें आपके पास चॉइस होंगी कि आप लोग जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स इसी मैकेनिक्स की आगे एक्सटेंशन, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, डॉक्टर इमरान साहब जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है, और हसन मान साहब भी पढ़ाते हैं, वो उनकी स्पेशलाइजेशन इसी में ही है। मेरी अपनी भी स्पेशलाइजेशन जो एमफिल में वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैंने रिसर्च की हुई है। तो इसी मैकेनिक्स के आगे ब्रांचेस है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आगे सॉलिड मैकेनिक्स है, ये डिफरेंट आगे ब्रांचेस है। रिलेटिविटी थ्योरी है, इसकी आपके जो है वो यूनिवर्सिटी में इसको तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में या जीसी लाहौर में इसको टीचर्स मौजूद हैं जो कि इसको सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थ्री डायनामिकल यूक्लिडियन स्पेस इज द स्पेस यूज्ड इन द मैकेनिक्स वेयर इन द बॉडीज आर प्लेस्ड एंड मूव। क्लासिकल मैकेनिक्स इटसेल्फ हैज टू ब्रॉड डिविजन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी जो हमने बातें की हैं, हमने एक तो सबसे पहले मैकेनिक्स को पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या होती है, मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ आपकी अपनी बात को, जितनी मैंने बातें भी स्टडी करवाई आपको। एक हमने बात की कि मैकेनिक्स क्या होती है सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स की दो ब्रॉड आगे जो है वो टाइप्स हैं। मैकेनिक्स की आगे जो है वो दो ब्रॉड टाइप्स हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात मैंने की कि इसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करते, ठीक है। और फिर मैंने अब बता रहा हूँ कि नेक्स्ट कि क्लासिकल मैकेनिक्स की आगे मजीद जो है वो दो टाइप्स हैं आपकी। एक है नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक और यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। अभी मैं बात करता हूँ इसकी मजीद कि ये क्या होता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की आगे टाइप्स है। तो बेटा पहले बात करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। तो बेटा नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो होती है ना, वो बेस्ड करती है, वो भी न्यूटन्स on the laws of Newton, is concerned with bodies moving at the speed and velocity negligible small as compared to the speed of light 3 into 10 raised power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों वही बात कर रहे हैं कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसमें हम जो है वो जो बॉडीज को डील करते हैं वो नॉर्मल बॉडीज को, डेली लाइफ बॉडीज को डील करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बात की थी मैंने बात पहले भी आपसे कि अगर ट्रेन मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, या आप बाइक पे किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या पैदल वॉक करते हैं, तो ये सारी बॉडीज की मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर इसको हम डील करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली जो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉज पे बेस्ड करती है, ठीक है। और यही बात उसने यहाँ पे ये लिखी हुई है। आपसे पूछ जाए कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, आप कहोगे कि जो कि न्यूटन्स लॉज पे बेस्ड करती है। और जैसे मैंने आपको बता दिया
कि उस डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में बता दिया कि जैसे आप पैदल वॉक करते हो या गाड़ी मूव करती है, ट्रेन है या बाइक है या कार है, तो उसको हम जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डील करेंगे। और साथ उसने यहाँ पे एक्सटेंशन में लिखा हुआ है कि जो न्यूटन्स लॉज हैं, ठीक है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लिखी है, वैसे आपने पढ़ी है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, और जो c है विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने लिखने का स्टाइल लिखा है c इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, 10⁵ लिखा हुआ है, साथ उसने k मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो k है इसका मतलब होता है 10⁻3, तो 10⁻3 जब मल्टीप्लाई होगा 10⁻5 से, तो बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगी, तो वो 10⁻8 ही बन जाएगी। तो रिलेशन c इस तरह लिख लें या फिर इस तरह c की वैल्यू लिख लें, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय रिनाउंड, अब ये समझ आ गई ना नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। अब नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है वो रिनाउंड थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन इज indispensable for particles and bodies moving with the speed compared to the light speed of light। तो अब जो हमारे पास बॉडीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो उन बॉडीज को या उन ऑब्जेक्ट्स को हम जो डील करेंगे वो हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर डील करेंगे। तो अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपसे अगर पूछा जाए कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे कि ऐसे बॉडीज जिनको हम जिनकी मूवमेंट स्पीड ऑफ लाइट की तरह होती है, तो उन तमाम बॉडीज को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर डील करेंगे, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ जो है स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ जाना चाहिए कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या फर्क है। कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स सिंपल कि जो न्यूटन्स लॉज को ओबे करती है और वो डेली लाइफ बॉडीज को मूव उसमें डील करते हैं। लेकिन जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसके अंदर हम सिर्फ उन बॉडीज को डील करते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है वो उसे c से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड की स्पीड से जो चलती है उसको हम डील करते हैं, ठीक है। ऑल दो अब वही बात जो मैंने अभी कर दी वो इसी को आगे वो एक्सटेंड कर रहा होगा। although conceptually quite different from Newtonian mechanics, its results tally with those of the later in the limit of the low velocities. In this book, we will confine ourselves to non-relativistic classical mechanics। तो वो ये कह रहा है कि इस बुक में हम सिंपली अपने कोर्स में जो डील करेंगे वो चीज़ों को वो सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स को देखेंगे। नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ये है, कॉन्फाइन मतलब बेटा मतलब होता है महदूद होना चीज को, ठीक है। तो सिर्फ हम महदूद डिस्कशन करेंगे इस बुक में, वो सिर्फ ये करेंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स को मतलब जो डेली लाइफ के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि बाइक आपने मूव करना सिंपली या ट्रेन का मूव करना, तो उनकी मूवमेंट्स वगैरह को हम इसमें डील करेंगे। अब मैं अपने आज के लेक्चर को थोड़ा सा यहाँ तक समराइज कर देता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। बेटा इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया मैकेनिक्स का, ठीक है। मैकेनिक्स सिंपली मोशन ऑफ बॉडीज होती है। फिर मैंने बताया कि मैकेनिक्स की आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने बताया इसकी दो आगे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूटन्स लॉज को वो ओबे करती है, जो 3 लॉज मैंने बताए आपको, और उसमें हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को जो बड़े मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज
जो बड़ी चीजें हैं उनकी मूवमेंट को डील करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो है वो उसमें हम उसमें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि एटम्स हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम डील करते हैं। तो इनकी मूवमेंट्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं। तो आफ्टर दैट मैंने आपको एक्सटेंड करके बताया फिर कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसकी दो मजीद जो है वो उसके मैंने टाइप्स बताई आपको, एक नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और दूसरी मैंने आपको बताई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो भी न्यूटन्स लॉज को ओबे करती है, लेकिन उसमें हम जो है वो उन तमाम बॉडीज को डील करते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती, ठीक है। तो उसको नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डील करते हैं, और इसी आपकी बुक में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को ही डील करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसको उसमें क्या होता है कि ऐसी तमाम बॉडीज जिसको हम जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है ना बच्चों, उसका जो साइज होता है, उसमें जो बॉडी का साइज होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको आपसे बात पहले भी की, क्वांटम मैकेनिक्स में जो बॉडी का साइज होता है, ठीक है, बॉडी का जो साइज होता है बच्चों वो लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब कहने का कि एक नैनोमीटर से कम अगर किसी बॉडी का साइज होगा तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 नैनोमीटर से साइज कम हो या इसके बराबर हो तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करेंगे, वो सिर्फ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम जो है वो किस तरह के बॉडी के साइज को डील करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरह के बॉडी के साइज को डील करेंगे, वो 10⁻⁹ मीटर, मतलब कहने का से ग्रेटर बॉडी के साइज अगर होगा तो वो उसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बॉडी का साइज भी बता दिया कि कितना बॉडी होगा उसको हम क्वांटम में डील करेंगे और कितना बॉडी होगा कि उसको क्लासिकल में डील करेंगे। और मैंने आपको स्पीड भी बता दी कि कितनी स्पीड से बॉडी अगर मूव करेगा तो वो क्वांटम में जाएगा और कितनी स्पीड से बॉडी मूव करेगा तो वो क्लासिकल में जाएगा। साइज तो समझ आ गया। क्वांटम में क्या होगा कि अगर उस बॉडी का जो साइज है, अब क्वांटम में मैंने सिंपली बात आपसे ये की थी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में बच्चों हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है ना फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, मैं सिंपली बता रहा हूँ फॉर योर नॉलेज कि वो होती है 2.19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, ठीक है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। स्पीड ऑफ लाइट में 10⁸ होती है पावर, लेकिन इसमें कम है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम बॉडी को डील करते हैं वो, अच्छा, अब इसी तरह जो है वो जो नेक्स्ट अगर मैं ऑर्बिट में जाऊंगा दूसरे ऑर्बिट में तो उसमें स्पीड कम होगी, मतलब 6 पावर है ना यहाँ पे, तो पावर जो है वो हो सकता है नेक्स्ट ऑर्बिट में 5 पावर हो जाए, 10 की पावर, फिर आगे 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए। जो जो हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ये आपको बात पता। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होगी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो वो ये होगी कि 2.19 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर फी सेकेंड, ठीक है।
तो इतनी स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव करेगा या इससे कम स्पीड से या इसके जो सॉरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम इतनी होती है, अब इतनी वेलोसिटी तक जो बॉडी मूव करेगा उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करेंगे। ठीक है, मैंने आपको साइज ये स्पीड बता दी मैंने और साइज बता दिया कि उस बॉडी का साइज कितना होगा, वो 1 नैनोमीटर तक उसका साइज होगा। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स अब आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। थ्री मेजर डिवीजन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर फॉलोज। पहली डिवीजन है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, ठीक है। दूसरी है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, तीसरी है मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड्स। तो तीन मेजर डिवीजन जो क्लासिकल मैकेनिक्स की हैं, उसमें पहली है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। अब यहाँ पे रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं बेटा? रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी डिफॉर्म ना हो। डिफॉर्म मतलब कि वो टूट फूट का शिकार ना हो, बॉडी टूटे ना, ठीक है, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अब देखो, अब दुनिया में सोचने वाली बात है कि इस वक्त कोई रिजिड बॉडी है जिसको हम अगर तोड़ने की कोशिश करें तो वो टूटे ना, ठीक है। तो ऐसी शायद कोई भी चीज नहीं है जिसको हम तोड़ें तो वो टूटे ना। हत्ता कि जो सबसे ज्यादा डायमंड जो है वो ऐसी मेटल है जो कि बहुत हार्ड मेटल है, ठीक है, लेकिन उसको भी, डायमंड को भी आप इजीली डिफरेंट टेक्निक्स के साथ काट सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात कि इस यूनिवर्स में आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। आइडियली नो बॉडी विल बी रिजिड बॉडी, नो बॉडी विल बी रिजिड बॉडी, या लिख ले बैठ आइडियली, ठीक है। लेकिन फिर रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? तो अब स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने, अब जिस रूम में बैठे हुए हैं तो वहां पे एक दीवार सामने, सारी बातें दीवारें इर्द गिर्द हैं, तो आप उस दीवार पे अगर अपने हैंड से फोर्स लगाएं, फर्ज करें ये आपके सामने स्क्रीन जो है ये दीवार ही है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा इस दीवार के ऊपर, ये रूफ जो है, दीवार जो अभी है, जब इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इस मेरे नॉर्मल हाथों की फोर्स से वो दीवार को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हत्ता कि मैं अगर छोटी हथौड़ी लूं तो उससे दीवार पे मारूं तो तब भी दीवार को कुछ नहीं होगा, दीवार नहीं गिरेगी। मैं बड़ा हथौड़ा लूं तो अगर हल्की सी एफर्ट लगाऊं तो तब भी बॉडी नहीं गिरेगी, ठीक है, वो दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन जब मैं थोड़ी सी ज्यादा, थोड़े से फोर्स लगाऊंगा तो एक खास फोर्स के ऊपर, ठीक है, वो दीवार टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम फिर कह सकते हैं कि वो जो दीवार है वो जिस फोर्स पे वो टूटना शुरू हुई है उस फोर्स से पहले पहले तक वो बॉडी रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एक बॉडी जो है वो 50 न्यूटन की फोर्स अगर मैं किसी बॉडी पे लगाऊं तो वो बॉडी नहीं टूटती, ठीक है, लेकिन जो ही मैं 51 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं उस बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी टूट जाती है। तो मैं कहूंगा कि इस फोर्स पे बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन इस 50 फोर्स तक वो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी होगी। तो ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये आपने अपने माइंड में क्लियर करना है। तो अब उसने वही बात कर रहा है कि मैकेनिक्स पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, तो इट इज बेस्ड ऑन ये, अच्छा ये जो पॉइंट है मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, तो इसमें क्या हम डील करेंगे? इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स आर स्पेस, टाइम एंड मास, पार्टिकल एंड बॉडी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एनर्जी। तो इन चीजों को हम इस पहले चीज में डील करेंगे। दूसरी चीज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, जो मैं जिसमें मेरी अपनी रिसर्च है, या ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, तो उसको भी हम डील करते हैं। वो आप सब्जेक्ट भी स्पेशल पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज, तो ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स भी जो है न्यूटन्स लॉज पे बेस करती है, एंड देयर एक्सटेंशंस,
एंड डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स दो तरह से होता है बेटा, एक लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। इस यूनिवर्स में दो तरह का फ्लूइड बेटा एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान में रखनी है, एक लिक्विड होता है, दूसरा गैस होता है इन मोशन। इट्स टू वेल नोन ब्रांचेस। तो इसकी आगे फ्लूइड मैकेनिक्स की दो वेल नोन ब्रांचेस हैं, एक है हाइड्रोडायनामिक्स, वो हमेशा लिक्विड के लिए डील करते हैं, और जो दूसरे नंबर पर है एरोडायनामिक्स, वो हम गैसेस के लिए डील करते हैं। इसी तरह से मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड तीसरी है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो इलास्टिक सॉलिड्स के अंदर हम बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को डील करेंगे व्हेन दे अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर फोर्सेस। ठीक है, तो सॉलिड बॉडी को जब हम डील करेंगे तो वहां पे फिर हम इलास्टिक सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बेटा इस चैप्टर के अंदर अगर हम आगे जाए तो नेक्स्ट आता है न्यूटन्स मैकेनिक्स। अब वो आगे वो न्यूटन मैकेनिक्स की बात शुरू कर देता है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो अगर तो इसमें मजीद जहां तक मेरा ख्याल है कि आगे कुछ एक आधा पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो अदरवाइज बाकी आपको जो मैंने चैप्टर ये सारा भेजा है मैकेनिक्स का, ठीक है, ये सारा आपने अपने जो है वो नॉलेज के लिए इसको स्टडी कर लें। ये मैकेनिक्स की हिस्ट्री भी है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है मैकेनिक्स की, तो वो सारी की सारी आपके लिए हेल्पफुल होगी मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। तो वैसे जो साथ साथ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट आती जाएगी आपके टॉपिक के रिस्पेक्ट, तो इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपने देखा हुआ है। ठीक है, फिर मैकेनिक्स की हिस्ट्री लिखी हुई है उसने। ठीक है, फिर अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, सबसे पहले अरिस्टोटल ने जो है वो मैकेनिक्स पे वर्किंग की थी, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए कि मैकेनिक्स की हिस्ट्री, जो बच्चा मैकेनिक्स में शौक रखता है कि मैं आगे रिसर्च करनी है, तो वो उसको इसको स्टडी करना चाहिए ताकि उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। फिर मैकेनिक्स अरिस्टोटल पीरियड से पोस्ट, मतलब इसके बाद वर्किंग क्या होगी, अरिस्टोटल ने जो वर्किंग की थी मैकेनिक्स के ऊपर, उसके बाद क्या वर्किंग हुई थी वो सारी लिखी हुई है। मैकेनिक्स ड्यूरिंग द मिडल एज, उसमें क्या वर्किंग हुई थी, ठीक है, ये सारी बताई गई है। मैकेनिक्स ड्यूरिंग द एज ऑफ केपलर, गैलीलियो एंड न्यूटन, तो उन्होंने इस पे क्या वर्किंग की थी, कितनी वर्किंग की थी, सारी बातें की हुई हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स इन द पोस्ट न्यूटन पीरियड, न्यूटन ने के बाद में क्या वर्किंग हुई थी यहाँ पे, जाहिर बात है न्यूटन के बाद जो वर्किंग हुई थी वो क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्किंग हुई थी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें मजीद जो है बता रहा है वो आगे लेटर डेवलपमेंट, ठीक है, जो हुई थी वो उसने यहाँ पे बात की। तो ये तकरीबन उसने हिस्ट्री बताई है मैकेनिक्स की। तो आपने बच्चों अपने नॉलेज के लिए इसको स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, then write in comment box or in WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz.